नमस्कार दोस्तों, कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के चौथे पार्ट। तीसरे पार्ट तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। महमूद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। एक तुर्क आक्रमण, दूसरे तुर्क आक्रमण जो थे मोहम्मद गौरी थे। ठीक है, आज हम लोग गौरी के बारे में डिटेल से जानते हैं। गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर। गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर। इस गौर राजवंश की जो संस्थापक है, यानी गौर राजवंश को जो स्थापना किया है, उसका नाम है गयासुद्दीन मुहम्मद, थोड़ा सा बड़ा नाम है, बिन साम। ठीक है, गौर राजवंश के जो स्थापना किए थे गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने किए थे। कब किए थे? 1163 ईस्वी में किए थे। ठीक है, गौर राजवंश के जो संस्थापक थे, गौर राजवंश के जो स्थापना किए थे 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने किए थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गौर राजवंश के स्थापना किए, तो जितने भी गाजी थे उनको भगा के अपना एक साम्राज्य का विस्तार किए। उसके बाद क्या होता है, इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, एक छोटा भाई का नाम क्या था? छोटा भाई, उसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसके छोटे भाई थे शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये इस राजवंश के जो राजा बने थे, कब बने थे? 1173 ईस्वी को, यानी 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम थे। इन्होंने 10 साल के बाद अपने छोटे भाई के लिए इस राजवंश का गद्दी पे बैठाया। उसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और इसका नाम है, आगे हम लोग और इसका नाम जानते हैं। एक नाम था मोइनुद्दीन, इसी का नाम था मोइनुद्दीन। और एक नाम था जो आप लोग सुने होंगे, गौरी। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम गौर राजवंश से कब बने थे? ये कब गद्दी पर ये बैठे थे? 1173 ईस्वी को। यानी शहाबुद्दीन को हम लोग बोलते हैं, मोइनुद्दीन भी बोलते हैं, और इसी का नाम गौरी था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जान रहे हैं। अब गौरी हम लोग जान गए कि गौरी है कौन, तो यही शहाबुद्दीन बिन साम, उसी का और एक नाम है मोइनुद्दीन, और उसी का नाम है गौरी। इसका जो उपनाम था ना, मुहम्मद बिन साम कहा जाता था, बिन साम। ठीक है, इसका उपनाम था मोहम्मद बिन साम, यानी गौरी का। अब गौरी के बारे में हम लोग जानते हैं।
हम लोग जान चुके कि गौर राजवंश कहाँ थे, गजनी के एक छोटा सा अधीन थे। ये गजनी कहाँ पड़ता है, पिछले वीडियो में बताया था। गजनी एक अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र है गजनी, वहीं उसी के अधीन थे गौर राजवंश, जो कि उसका अब राजा हुए गौरी। अब गौरी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किए थे 1175 ईस्वी को। कहाँ पे किए थे, मुल्तान पे किए थे। गौरी ने प्रथम आक्रमण कब किए थे, 1175 ईस्वी को। कहाँ किए थे, मुल्तान पर किए थे। और दूसरी आक्रमण जो इन्होंने किए थे 1176 ईस्वी को, कहाँ किए थे, सिंध के उच्च प्रांत में। राजपूत वहाँ पे राजा थे। सिंध के उच्च प्रांत में, ठीक है। उस समय वहाँ पे थे राजपूत राजा। 1176 ईस्वी में राजपूत राजा के विरुद्ध सिंध के उच्च प्रांत में इन्होंने आक्रमण किए थे। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये 1175 में मुल्तान पे जो किए थे, गौरी जीत गया था उसमें। और 1176 में भी जो किए थे, इसमें भी गौरी क्या होता है, जीत गया था। लेकिन अब इस 1178 में तीसरी बार आक्रमण किया। कहाँ पे किया था, पाटन, ठीक है। इस जगह का नाम है पाटन। पाटन कहाँ है, गुजरात में। पाटन कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में उस समय सोलंकी वंश थे। कल भी बताए थे कि गुजरात में जिस समय सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे, उस समय सोलंकी वंश थे। आज भी यानी गौरी ने भी जो आक्रमण किए वहाँ पे सोलंकी वंश थे। और सोलंकी वंश के जो राजा थे भीमदूत थे। कौन से वंश थे वहाँ पे, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश थे। इस वंश के जो राजा थे इस समय भीमद्वित। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, उस समय राजा थे भीम प्रथम। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया पाटन गुजरात पे, उस समय जो राजा थे भीमद्वित, ठीक है। ये युद्ध क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है इसमें हार गया। इसमें मोहम्मद गौरी हारा। ये प्रथम काट वीडियो। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में तीसरी बार जो युद्ध लड़ा था ना, इसको पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। भारत पे प्रथम आक्रमण मुल्तान पे किए थे, इसमें ये वो जीत गया था। दूसरी बार 1176 ईस्वी में सिंध के उच्च प्रांत में भी किए थे राजपूतों के विरुद्ध, उसमें भी वो जीत गए थे। लेकिन जब तीसरी आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किए थे, उस समय राजा कौन थे, भीमद्वित सोलंकी वंश थे। और इसकी माँ की नाम थी, इसका माँ कौन थी, नायिका देवी। नायिका देवी। दोनों ने मिल के मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1191 में लड़ाई हुई थी। आप इस लड़ाई को सब प्रसिद्ध होंगे, इस लड़ाई को जितने भी हैं स्टूडेंट, पढ़ाई करके स्टूडेंट इस लड़ाई के बारे में सुने होंगे। अगर जानते नहीं हैं तो इस लड़ाई को, प्रथम लड़ाई और दूसरी लड़ाई थे, आप लोग जरूर सुने होंगे। तराइन की फर्स्ट युद्ध, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। तराइन की फर्स्ट युद्ध किसके किसके बारे में हुई थी, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है।
तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन है कहाँ? तराइन इस क्षेत्र कहाँ है? बहुत से स्टूडेंट ये पता नहीं होगा, तराइन तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन तराइन है या कहाँ? तराइन जो इस जगह है, इस तराइन की जगह जो है अभी वर्तमान में जो है यानी करनाल जो है हरियाणा में एक क्षेत्र पड़ता है, करनाल, कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, ये सब क्षेत्र जो है उस समय यानी तराइन के नाम से जाने जाते। उस समय ये करनाल नहीं था, आज के करनाल है, थानेश्वर है, आप जाके कुरुक्षेत्र है, उस सब का जो क्षेत्र पड़ता था यही तराइन की, यहीं पे लड़ाई हुई थी जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जो है इसमें हार गया था। तराइन का फर्स्ट युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। तराइन की दूसरी लड़ाई जब लड़ी गई थी 1192 ईस्वी को, ठीक है, किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये भी जो युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इसमें गौरी जो है जीत गया था, इसमें गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट जान रहे हैं। यानी फर्स्ट लड़ाई हार गए थे मोहम्मद गौरी, इसमें क्या हुआ था? हार गया था, और दूसरी लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था। आगे अब 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम है चंदावर की लड़ाई। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे जिसका नाम था जयचंद। ठीक है, गढ़वाल वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था जयचंद। किसके किसके बीच हुआ था? 1194 में कौन सी युद्ध हुआ था? चंदावर की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच। 1194 में कौन सी लड़ाई हुई थी? चंदावर के युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद किस वंश के शासक थे? गढ़वाल वंश के शासक थे। गढ़वाल वंश उस समय यूपी में चल रहा था, यानी उत्तर प्रदेश में एक वंश चल रहा था गढ़वाल वंश। उसी के अंतिम राजा थे जयचंद। कौन से युद्ध में? चंदावर की लड़ाई में, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो जाती है, गौरी का जीत हो जाता है। यहाँ से गौरी क्या होता है? आगे यहाँ से बढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। गौरी का जो है बहुत सारे गुलाम थे, उतने गुलामों के तो बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण इसके गुलाम थे, फर्स्ट नंबर था कुतुबुद्दीन ऐबक, और सेकेंड नंबर थे बख्तियार खिलजी। ठीक है, दो गुलाम थे। गुलाम बहुत सारे थे, लेकिन हम लोग दो गुलाम के बारे में जानते हैं। उतना गुलाम तो हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो इसके दरबार में जो गुलाम थे ना, गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। अब जो है तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें से जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे ना, इसका जो ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में इसका महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए तराइन का युद्ध जो है, दूसरी लड़ाई जो है, गौरी जीत गया था और प्रथम बार हार गया था। अब क्या होता है,
1197 ईस्वी में, ठीक है। दो गुलाम के बारे में हम लोग जान गए, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। गुलाम इसके दरबार में बहुत सारे थे, लेकिन उतने गुलामों का हम चर्चा नहीं करेंगे। 1197 में 1197 में ईस्वी में एक गुलाम यानी बख्तियार खिलजी और ऐबक को बोला गया कि आप जो है इसको सब, गौरी को एक बहुत बड़ा गुस्सा थे, यानी वो अपना जब भीमदूत सोलंकी वंश के राजा भीमदूत के पास जब सामने में जाते थे लड़ाई करने के लिए, जितने बार भी गए भीमदूत के पास उतना बार हार का सामना करना पड़ा है महमूद गौरी को। इसलिए वो क्या किए, अपने गुलाम जो थे ऐबक को उसी से लड़ने भेज दिया। गौरी वहाँ पे नहीं गया था। गौरी वहाँ पे बोला कि हम नहीं जाएंगे, अब जो मेरे गुलाम है ऐबक आप ही जाइए, क्योंकि तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, उसमें जो मतलब महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे गौरी को जिताने के लिए, यही ऐबक था। इसलिए इसको भेजा कि आप जाइए भीमदूत को जो है वहाँ हरा दो, वहाँ पे गुजरात में सोलंकी वंश का राजा था, उसको हराइए और आप वहाँ से आइए। तो इसको बोला गया, बख्तियार खिलजी को बोला गया कि आप जो है बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है उसको आपको जीतना है। बख्तियार खिलजी निकल गया बिहार और बंगाल की तरफ और ऐबक निकल गया भीमदूत का सामना करने के लिए। ये 1157 का घटना है। ये भीमदूत से लड़ने चला गया और ये जो है बिहार और बंगाल जीतने के लिए गया। बिहार जब ये निकला बख्तियार खिलजी, तो उस समय जो है बिहार के जो राजधानी है उद्दंतपुर था। जिस समय बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल को जीतने के लिए गया, तो उस समय बिहार के जो राजधानी थे उद्दंतपुर थे, और ये बंगाल को जीतने गया तो वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, ठीक है। उसका नाम क्या था? लक्ष्मण सेन थे बंगाल में उस समय राजा, और बिहार की राजधानी थी उद्दंतपुरी। उसमें जो राजा थे उसका नाम था इंदुमन नीरू। बिहार में उस समय कौन से राजा थे? इंदुमन नीरू, उसका नाम था इंदुमन नीरू। बिहार की उस समय राजधानी कहाँ थी? तो उद्दंतपुर। बंगाल जब गए, बंगाल ये कब पहुँचे थे? 1199 में। 1199 में जब ये बंगाल पहुँचे तो वहाँ पे एक सेन वंश का राजा था लक्ष्मण सेन, उसी से उसका लड़ाई होता है और इस क्षेत्र को बख्तियार खिलजी जीत जाते हैं और अपनी राजधानी कहाँ बना देते हैं? उस राजधानी जो है लखनऊती बना देते हैं। उस जगह का नाम क्या है? लखनऊती, ठीक है। जब लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी ने हरा दिया तो उस क्षेत्र में अपना अधिकार करने लगा और बख्तियार खिलजी ने बंगाल में अपना राजधानी बना दिया। उस राजधानी का जो नाम है लखनऊती, ठीक है। लखनऊती को अपना राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? बख्तियार खिलजी ने। बंगाल की राजधानी कहाँ बना दिया? लखनऊती, जो कि अभी जो है इस क्षेत्र जो है बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मालदा। ये मालदा डिस्ट्रिक्ट में लखनऊती है। अभी जो लखनऊती है, लखनऊती का किला भी है अभी वहाँ पे, उसका प्रमाणित है। लखनऊती का बहुत बड़ा किला है। कहाँ पे है? मालदा डिस्ट्रिक्ट में है। ये वहाँ बंगाल के राजधानी बना दिया था। अब एक बहुत बड़ा घटना है कि जब बख्तियार खिलजी
आप एक सुने होंगे घटना को कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो उन्होंने क्या किया, जब यानी बिहार और यहाँ पे बंगाल, ठीक है, जब ये बिहार और बंगाल के लिए जब गया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय को ये ध्वस्त नहीं किया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय को ये छोड़ दिया था और आगे बढ़ गया था। लेकिन जब लौटते समय बंगाल से जब लौटा तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को, कई किताब में आपको मिलेंगे 1200 ईस्वी और कई किताब में मिलेंगे 1202 ईस्वी। 1200 ईस्वी या 1202 ईस्वी को बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो कि 6 महीने तक उस आग जलते रहे थे और वहाँ पे जितने भी किताबें थी 6 महीना तक उस आग को कोई नहीं बुझा सका था और वो आग खुद से भी नहीं बुझा था। ठीक है, इतना बड़ा वो घटना हुआ था जिसमें बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, आग से जला दिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो बनवाया था उस राजा का नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने लगभग 5वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसमें से वो आग लगा दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में भी आग लगा दिया तो वो आगे बढ़े, गौरी के पास गए और गौरी जब वहाँ पे गए तो गौरी तब तक क्या हुआ था, दिल्ली की ओर वो बढ़ गया था। यानी अब आगे में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, लेकिन वो दिल्ली की तरफ वो कदम रख दिया था। अब यहाँ पे 1200 ईस्वी भी हो गया। अब दिल्ली की ओर ये गौरी बढ़ गया और दिल्ली की ओर जब बढ़ा तो उस समय भारत का सूबेदार बना दिया किसको? ऐबक को। भारत का सूबेदार, भारत का सूबेदार किसको बना दिया? ऐबक को। ठीक है, ऐबक को भारत का सूबेदार बना दिया और इसने यानी जितने भी सैनिक मुख्यालय जो है उसको बना दिया कहाँ पे? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ होगा। ठीक है, इंद्रप्रस्थ जो है अभी ये जो वर्तमान एरिया है दिल्ली में है। आप सुने होंगे दिल्ली में ये मेट्रो स्टेशन भी है। अभी इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन आपको दिल्ली में मिलेंगे। उस समय जो है दिल्ली में एक जगह था इंद्रप्रस्थ, जो कि गौरी ने सैनिक मुख्यालय यहीं बनवाए थे इंद्रप्रस्थ में। अब हुआ कि गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किए थे? गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किए थे? अंतिम आक्रमण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अंतिम आक्रमण किए थे 1206 ईस्वी में। कब किए थे? 1206 ईस्वी में। कहाँ पे किए थे? 1206 ईस्वी में पंजाब में एक जनजाति होता था जिसका नाम था खोखरो जनजाति। ठीक है, ये जनजाति थे, उस जनजाति का नाम था खोखरो जनजाति। उस समय ये लोग पंजाब के क्षेत्र में फैले हुए थे और मोहम्मद गौरी जब यहाँ से वापस जा रहे थे, अंतिम आक्रमण किए थे, तो यही खोखरो जनजाति ने मिल करके इसको छुरे इसको भोग दिया और वहीं पे इसको मार दिया। यानी उस क्षेत्र जहाँ पे मारा था, सिंधु नदी के किनारे उस जगह है, सिंधु नदी के किनारे एक जगह है, वहीं पे उसको मार दिया था। और सिंधु नदी के किनारे जहाँ मारा था खोखरो जनजाति ने, उस जगह का नाम है दैमक। उस जगह का नाम क्या है? दैमक। उस जगह का नाम है दैमक, जहाँ पे मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। यानी चाकू उसको भोग दिया था। कौन भोगे थे? तो यही लोग, खोखरो जनजाति के जो लोग हैं, इसको घेर लिया और वहाँ पे चाकू से इसको वार कर दिया। उस जगह का जो नाम है दैमक है। ये सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन अगर पूछे
तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? दैमक नामक जगह पर हुई थी। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे हैं। और उसको दफनाया कहाँ गया था? जब ये इसको तो मृत्यु हो गई यहाँ पे, लेकिन इसको दफनाया गया गजनी में ही जाके। ठीक है, गजनी में जाके इसको दफनाया गया। आगे हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग मोहम्मद गौरी ने एक सिक्के चलवाए थे, ये बहुत ही चर्चित है। लक्ष्मी युक्त सिक्के चलवाए थे मोहम्मद गौरी ने। एक सिक्का था मोहम्मद गौरी का, ये सिक्के है, एक बगल जो है, एक साइड में जो है लक्ष्मी जी की आकृति थी, आकृति थी। ठीक है, और एक साइड में जो है कलमा लिखा हुआ था। ठीक है, ये जो सारी घटना जो हम बोले, यानी हम जो इस जितने भी घटना का हम वर्णन किए, इसमें से एक पुस्तक है जिसका नाम है तहक़ात ए नासिरी। ये पुस्तक है, इसका जो लेखक है, लेखक का नाम है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, यही पुस्तक में गौरी का जो है संपूर्ण वर्णन है, यानी संपूर्ण विजयों का वर्णन है। जितने भी विजय किए थे, जितने भी जीते थे या हारे थे, यही पुस्तक है जिसमें महत्वपूर्ण गौरी के बारे में टोटल आपको जानकारी मिलेंगे। तहक़ात ए नासिरी, तहक़ात ए नासिरी, और उसके लेखक जो है मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज। अब क्या होता है, 1206 ईस्वी में जब गौरी की डेथ हो गई तो एक इसका गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने एक नए वंश की शुरुआत करती है जिसका नाम है गुलाम वंश। यानी हम लोग एंट्री कर गए दिल्ली सल्तनत। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे दिल्ली सल्तनत, यानी ऐबक ने स्थापना कर दी गुलाम वंश। जो दिल्ली सल्तनत की एंट्री हो गई, दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश थे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। इस चैनल को जितने भी हम बताए, अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें गलती हो गई है हमसे, तो उस गलती को थोड़ा सा सुधारने का ज़रूर कोशिश करेंगे। और जितने भी है इस चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।